हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग आश्रम में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड। हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहा था SICI का, तो आज पार्ट थर्ड कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहले आप पढ़ो, फिर मैं ट्राई करता हूँ, है ना, फिर मैं करवाता हूँ आपको। ठीक है, चलो पॉज करके क्वेश्चन कर लेना। पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट on an amount of ₹40,000 at the end of 3 years is ₹12,000. Okay, what would be CI accrued on the same amount at same rate in the period? भाई ये बताना है, 40,000 रुपये है ना, मेरे पास अमाउंट कितना है 40,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना बना 12,000 रुपये। ये इंटरेस्ट कहाँ से बना? सिंपल इंटरेस्ट से बना। ठीक है, कितने साल में बना? 3 साल में। तो एक साल का कितना हो गया? 4,000 रुपये। तो एक साल का 4,000 रुपये, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 40,000 का 4,000 एक साल में, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी सेम सम पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती और कंपाउंड इंटरेस्ट होता अगर कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो बताओ 33.1% होता कि नहीं होता? होता। तो 40,000 का 33.1% निकालो। 40,000 का 30% कितना होता है? 12,000 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, 3% कितना होता है? 1,200 होता है कि नहीं होता है? और 0.1% कितना होगा? 40 होगा कि नहीं होगा? तो 12,000 13,240 13,240 आंसर है। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी अमाउंट पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 130 हो गया। तो बताओ 5% पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, और फिर इस 5% का 5% कितना होता है? 0.25%। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 10.25%। इसकी वैल्यू कितनी है? 123 है। तो 10.25% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 123 अपॉन 10.25, पॉइंट घटाया तो 2 जीरो इधर लग गए। ठीक है, तो 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी होगी? 123001025 और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमें ये तो बताना था ना प्रिंसिपल कितना होगा। तो देखो ये कट जाएगा 25 से 41, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, फिर 41 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 300, 4 3 1200 रुपये आंसर। समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25% की वैल्यू 123 है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करो। थर्ड क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर ए 2 पीरियड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। CI SI का डिफरेंस देखो, CI SI का डिफरेंस क्या होता है? 10%। पहले साल 10% इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 10% मिलेगा, और 10% पे 10% कितना होता है? 1 होता है, 1%। तो अब एक चीज़ बताओ, ये जो होता है सिंपल, ये पूरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1% बचेगा। इस 1% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 रुपीज़। तो 1% की वैल्यू 50 रुपीज़ है, तो 100% की वैल्यू 5,000 रुपीज़ होगी कि नहीं होगी? 5,000 आंसर। तीनों क्वेश्चन थे बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल सिंपल लेवल के। ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये करो। देखो एक सम है, मान लो P, वो 3 साल में कितना हो जाता है? 3 साल में हो जाता है 13,310। फिर 6 साल में, मतलब फिर अगले 3 साल में कितना हो जाता है? अगले 3 साल में हो जाता है 17,715.6। ठीक है, कितना हो जाता है? 17,715.6 ये हो जाता है। ठीक है, अगले 3 सालों में। तो हमें ये बताना है कि वो सम प्रिंसिपल कितना था। तो एक चीज़ बताओ, प्रिंसिपल से 13,310, अब इसमें अपन को दिया हुआ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो एक चीज़ बताओ,
इधर मान लो कुछ इंटरेस्ट हुआ होगा, ठीक है, तो उतना ही इंटरेस्ट इधर जुड़ जाना चाहिए। अगर मान लो ये संख्या इधर वैल्यू पॉइंट में आती तो इधर भी पॉइंट में आनी चाहिए थी, ठीक है। तो इधर पॉइंट में है लेकिन इधर पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। देखने का पहला एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, मेरे को ये दिख रहा है 11 का क्यूब, ठीक है, 11 का क्यूब दिख रहा है, तो ये 10 का क्यूब होना चाहिए। तो 11 के क्यूब की वैल्यू ये है, तो 10 के क्यूब की वैल्यू 10,000 होनी चाहिए, जो कि मेरा आंसर में है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि इनका रेशियो ले लो, रेशियो से कर सकते हो आप क्वेश्चन। चौथा तरीका क्या है कि भैया 13,310 से 17,715 हो गई, ठीक है, 3 सालों में। तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये कितनी वैल्यू हो इंक्रीज़ हो गई। ये वैल्यू इंक्रीज़ हो गई 4,405.16। अब 4,405.16 ये इसका कितना परसेंट है, 13,310 का कितना परसेंट है, 13,310 का कितना परसेंट है। तो देखो 1331 ये 10% है, 10% है। तो 4,000 है ना, 1,300 तो 30%, 30% के 13 39, 39 और 90 93 41 3993 रुपये, ये 30% है, ठीक है। फिर कितना बचा 7, 4,000, 405, 412, फिर 412 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 133.1, मतलब लगभग 33 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास है। तो 33 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास है, मतलब ये 3 साल में है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, सीधी सी बात है 10% होगी। 10%, 10%, 10% 3 साल की, तभी 33.1% ब्याज मिलेगा। तो 10% होगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 क्यूब प्रिंसिपल था, वो 11 क्यूब हो गया। और 11 क्यूब को क्या बोलते हैं 1331, 1331 की वैल्यू दी गई है 13,310। तो एक की वैल्यू 10 है, तो इधर ये 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 10,000, 10,000 आंसर है। तो देखो सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, बस हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गई तो हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने पता लगा लिया कि भाई साहब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 3 साल की है, तो भाई 10 का क्यूब से 11 का क्यूब होगा, 11 का क्यूब 1331 की वैल्यू हमको 1331 13,310 दी हुई है, तो एक की वैल्यू 10 आ गई, एक की वैल्यू 10 आ गई, तो प्रिंसिपल 1,000 था, 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वापस देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी ईयर्स डज अ सम ऑफ रुपीज़ 1200 बिकम्स रुपये, मतलब कि कितने सालों में 1200 रुपये कितना 1389.15 बन जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो। तो मेरे को बताओ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1200 से 1300, मतलब 189.15 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये इसका कितना परसेंट है, ठीक है 189, तो 10% की वैल्यू 120 होती है, तो 10% तो 120 हो गया। फिर बचा कितना 69, तो 69 की वैल्यू कितनी होगी 12×5 60, 12×5 5% ये हो गया 60। अब 9.15% की वैल्यू कितनी होगी, अगर 12 है तो 1%, मतलब 1% से कुछ कम, मतलब 15 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 15 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो कितने सालों में 5% है, 5% अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल होगा तो कितना होगा, 2 साल का कितना होता है, 2 साल का होता है 10.25%, 10.25% और 5%, ठीक है। अब ये 3 साल का हो जाएगा तो 10, 5, 15, ठीक है, और 15 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 3 सालों में। भाई 4 सालों में होगा नहीं, क्योंकि 20% हो जाएगा, सीधा सिंपल इंटरेस्ट ही 20% हो जाएगा। 1 मिनट रुकना, ठीक है। अगर 4 साल में तो सिंपल इंटरेस्ट ही 20% हो जाएगा, 6, 5 हो जाएगा, और 2 साल में कितना होगा 10%, 10.25% होगा 2 साल में, ठीक है।
तो आंसर यही हो सकता है। नॉर्मल देख के भी कर सकते थे अपन ये, तो है ना, इतना कोई निकालने की ज़रूरत थी भी नहीं कि बैठ के कैलकुलेशन करे पूरा एकदम से बिल्कुल एक्यूरेट निकाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड अ पार्ट of rupees 2400 10% rate of interest, 10% rate of interest कंपाउंडेड एनुअली ए बैंक में 2 साल के लिए और 10% सिंपल इंटरेस्ट बी बैंक में 2 साल के लिए। यदि दोनों को इंटरेस्ट क्या मिलता है, सेम मिलता है, तो बताओ कि ए के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। देखो टोटल रुपए कितने हैं, 2400 रुपये। कुछ अमाउंट ए में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ अमाउंट बी में इन्वेस्ट कर दिया। ए में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 21% इंटरेस्ट मिलेगा। और इधर सिंपल इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल में 20% मिलेगा। इधर 21% मिल रहा है, इधर 20% मिल रहा है, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट है ना वो बराबर है। इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज दोनों में बराबर मिल रहा है। तो मान लो, तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ए का 21% बराबर है बी के 20% के। ठीक है, कोई अमाउंट ए है, ए का 21% निकाल दूँ तो वो ब्याज निकल जाएगा, बी का 20% का ब्याज निकाल दूँ तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/21 आ जाएगी। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो मिल गया, तो 20 और 21 मतलब टोटल 41। 41 की वैल्यू किसके बराबर है, 41 की वैल्यू बराबर है 2400 के। तो मेरे को बताना है कि बी, अगर 41 की वैल्यू 2400 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2400/41, 2400/41 मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की ना, तो 20। 24 दूनी 48, 48,000 डिवाइडेड बाय 41। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 41 से कम 41 कितना बचा, 70। 41 से कम 41 70 29 290, तो ये 7, तो 117 कहाँ आ रहा है, इसी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है और। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका डिवाइड करने के बाद में, पॉइंट में आएगा लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इधर अभी स्पीड ज़्यादा लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है। और कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ना है आपको जाके, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूरा लेक्चर लिया हुआ है। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें पूरा बेसिक वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो और जो जो अलग अलग मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो सारे उसमें डिस्कस किए गए हैं, तो वो देख लो पहले। उसके बाद में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों है, जब आपके एग्ज़ाम पास में आ जाए ना, 20 दिन 25 दिन बचे, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट आप ये क्वेश्चन है ना देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल से, और मैं पता है रिकॉर्ड मोबाइल से कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ मैं, मेरे लैपटॉप से रिकॉर्ड नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, तो इतना तो वो एडजस्ट कर लेना कि अब नहीं है इतने वो सोर्सेज लैपटॉप से करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। राम ने भाई 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 10% कंपाउंड रेट 3 साल के लिए, तो 33.1% ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 सालों के लिए तो 33.1% बनेगा। चालीस हज़ार रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.1%, बट आफ्टर 1 ईयर ही विड्रो रुपये 14,000। अच्छा, 1 साल बाद में 14,000, तो मेरे को बताओ 1 साल बाद में ब्याज कितना मिलेगा, 40,000 है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज बनेगा 10% के हिसाब से 4,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 44,000। अब 44,000 में से 14,000 माइनस कर दो,
तो कितना बचेगा 30,000। अब 2 साल का ब्याज कितना होगा, एंड ऑफ द थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 2 साल में कितना होगा 21% होगा। 1 साल का तो इधर निकाल दिया, अब 2 साल बचे, 2 साल का 21% होगा, तो 3,000 का 2% 6,000, 6,300 ये रहा आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन देखो। एक पर्सन ने 40,000 रुपये का लोन लिया, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है। 2 साल बाद में इफ़ द पर्सन गेव ओनली हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट टू द मनी दैट इट हैड जनरेटेड आफ्टर 2 years, देन आफ्टर 4 years हाउ मच मनी पर। देखो इसने क्या किया, एक आदमी था उसने 40,000 रुपये का लोन लिया। लोन किस शर्त पे लिया भैया, 4 साल के लिया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। लेकिन इसने बोला कि 2 साल बाद में, तो 2 साल का निकाल लेते पहले पर। 2 साल का 10% के हिसाब से कितना बनेगा, 21% ब्याज बनेगा। तो 40,000 का 21% कितना होता है, 8,400। 8,400 होता है, 8,400। अब इसने क्या किया, इसका आधा ब्याज दे दिया 2 साल के बाद में ही। तो भाई ब्याज दे दिया, उसके ऊपर थोड़ी ना इंटरेस्ट लगेगा, जो नहीं दिया उसके ऊपर लगेगा ना इंटरेस्ट। तो कितना बच गया, 8,000 का 4,200, 4,200 बच गया, और ये 40,000। ठीक है। अब ये अमाउंट बच गया। अब इसके ऊपर लगेगा 21% ब्याज अगले 2 साल के लिए। ठीक है। तो इसका 21% कितना होता है, इसका 21% होता है 4,200। इसका 21% कितना होता है, इसका होता है 400, 840, 840, और 1% की वैल्यू 42। तो टोटल लास्ट में इतना देना पड़ेगा। तो 2 4 4 8 8 2 10 को जो हाथ लगी 1 4 50, गलती कर दी क्या कहीं, 4,200, सॉरी ये ऐड किया नहीं ना अपन ने। $5,000, तो ये 5,082 ये तो इंटरेस्ट बना ना, और 40,000 और 44,200 ये भी तो ऐड करेंगे, 44,200। तो 44 और 5 कहीं गलती कर दी क्या, देखो तो 44,200 40,000 44,200 ये तो देना ही देना है ना। अब 44,200 पे, अरे इसका 21% कितना होगा, इसका 21% भाई 8,400 होगा ना यार, क्या कर रहे हैं, गलती, बिल्कुल गलती कर रहे हैं। अरे पूरा ही ख़त्म हो गया। चलो वापस बताता हूँ मैं एक बार। भाई 40,000 था 4 साल के लिए, लेकिन 2 साल के बाद में इसने अपना जो 2 साल के बाद जो ब्याज बना ना, उस ब्याज का आधा ब्याज उसने रिटर्न कर दिया। तो 2 साल का ब्याज कितना बना, 21% बनेगा 10% के हिसाब से। 21% कितना होता है, 8,400। अब ये जो ब्याज है ना, इसका आधा ब्याज दे दिया, मतलब कि 4,200 रुपये दे दिया। तो ब्याज कितना बचा, 4,200 रुपये बचा, और 40,000 तो ये है ही। अब इस पर वापस 21% ब्याज लगेगा। तो इसका 21% कितना होता है, इसका 21% होता है 8,400, और इसका 21% कितना होता है 840 और 42। तो टोटल ये ब्याज हो गया, ये ब्याज और फिर ये अमाउंट ऐड कर देना है। तो लास्ट में कितना देना पड़ेगा, ये कितना आएगा, 2 4 4 8 8 4 12 8 1 9 9,282। अब 40,000 और 9,000 49,000, 49,004 53,482, 53,482। इसको और इसको ऐड कर देंगे आपस में। ठीक है। तो टोटल ये तो हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो। श्याम ने 1,000 रुपये लेंट किए राम को 2 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 10% होगा। मतलब 1,000 रुपये उधार दिए, 10% इसका 100 बनेगा। ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के। 2 साल के बाद में राम को श्याम को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1,100 रुपये देने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आई।
फिर राम क्या चाहता है, राम चाहता है कि रिपे दैट अमाउंट बाय गिविंग द इंटरेस्ट दैट ही विल रिसीव बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट इन बैंक 2 years 15% कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अप्रोड हाउ मच मनी डज राम नीड्स टू इन्वेस्ट बैंक। राम क्या करता है कि ये 1100 रुपये मेरे को देने हैं ना, तो मेरे पास है ना, मैं एक बैंक में ना 1 रुपये जमा कर देता हूँ, ठीक है। मान लो वो बैंक ए है, उसमें मैं x रुपये जमा कर देता हूँ और 15% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे 15% 30 32.25% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब वो ब्याज है ना, वो इतना ब्याज मिलना चाहिए कि मेरे ये 1100 रुपये ना इसके ब्याज से ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अमाउंट एक्स इन्वेस्ट किया, 32.25% ब्याज मिलेगा। ये ब्याज किसके बराबर होना चाहिए, 1100 के बराबर होना चाहिए। तो मुझे इस एक्स की वैल्यू बतानी है कि मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, समझ में ही बात। तो 1100 बट 32.25% और 2 0 पॉइंट हटाए तो ऊपर लग गए, ठीक है। ठीक है, तो ये 25 से कैंसिल कर दो, 25 से कैंसिल कर देंगे तो ये 129 और ये हो जाएगा 44,000,000, ठीक है। फिर इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर, 129 एकम 129, ये 3 बार चला जाएगा, 3 बार एक ही ऑप्शन में है 3, ये आंसर होगा आपके, ठीक है। नहीं तो आगे भी आप कर सकते हो, इसको नॉर्मली डिवाइड करना है, तो इसका आंसर है 3410 पॉइंटों में आंसर आ रहा है, मतलब राउंड फिगर ये आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कंसेप्चुअली मैं बता दूँ, सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था कि भाई 1000 रुपये दिए श्याम ने राम को, 2 साल में 10% ब्याज बनेगा तो 1100 रुपये लौटाने पड़ेंगे राम को। लेकिन राम ये चाहता है कि ये 1100 रुपये ना मैं एक और बैंक, मेरे कोई दूसरे बैंक में मैं इन्वेस्ट कर दूँ और 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूँ मैं, तो मैंने मान लिया कि एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो उसका 32.25% है ना 1100 के बराबर आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप कर लेना कैलकुलेशन, ये मैंने करवाई दी है, ठीक है। इसको डिवाइड होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। अ पर्सन इन्वेस्टेड 10,000 इन बैंक ए, एक बैंक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और एक बैंक बी है उसमें भी 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ए बैंक में 10% SI फॉर 4 years, तो 4% के हिसाब से 21% 2 साल का, 21% 2 साल का, और फिर इन दोनों का मैं 4%, 21 42 और 21 का स्क्वायर 4.41, तो 46.41% ब्याज बनेगा। और बैंक बी में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, इधर बनेगा 20% ब्याज, ठीक है। फिर पूछा है कि आफ्टर 2 years द पर्सन इन्वेस्ट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक बी। फिर बैंक बी में जो टोटल अमाउंट मिलेगा उसको बैंक सी में अगले 2 साल के लिए 8% के CI पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो फिर जो बैंक एक रिसीव्ड होता है जो अमाउंट, ठीक है, वो बैंक सी के बराबर होता है। तो आर की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये इस 10,000 है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। मान लो इधर 100% दोनों में अमाउंट सेम है, इधर 46.41% ब्याज मिल रहा है, इधर 20% ब्याज मिल रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, इधर 146.41% होगा, इधर 120% हो गया। अब ये 120% इधर से निकला ना, अब ये 120% है, इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ बैंक सी में, ठीक है। बैंक सी में इन्वेस्ट कर दिया। अब बैंक सी में जो अमाउंट आएगा ना वो किसके इक्वल आना चाहिए, 146.41% के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। 146.41% के इक्वल आना चाहिए। तो बताओ रेट, और कितने साल में, 2 साल में, रेट टाइम 2 साल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। तो मेरे को बताओ इधर से इधर तक आने में कितना चेंज हुआ, तो आप बोलोगे 26.41% चेंज। 26.41% चेंज है 2 साल के हिसाब से,
तो देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेंगे तो 12 दूनी 24% हो जाएगा, 24%, फिर 24% हो जाएगा, और 10.25% होता है ना 2 साल के लिए, सॉरी 21% होता है, तो 24% और 1% क्या होगा 1.2, तो 25.2%। ठीक है, तो लगभग 10% से थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10.45%। अच्छा, अब आप बोलोगे 11.45% क्यों नहीं हो सकता, तो करके देख लो। 11% के हिसाब से 11 दूनी 22%, 22% और 23 पॉइंट समथिंग परसेंट तो सिंपल इंटरेस्ट ही आ गया। 11 दूनी 22 और 121, 1.21, 23.21%, तो 23.21% हो गया। लेकिन ये क्या 23.21% है? 23.21% है क्या? 12 दूनी 24, 20%, और 2.41, 2.41, 12 12 24, 2.4, मतलब कि 2%, 22% है ये। तो 22% है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो 22% है तो यही आंसर आ सकता है। भाई ये 120 है और ये 26.41 है, तो 120 का ये कितना परसेंट है? ये है 22%। ठीक है, तो 22% कहाँ से आएगा? 10.45% है, 11.45 से तो 11 11 22, 22%, तो 22.90% तो सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया। ठीक है, तो आंसर यही होगा और कोई आंसर नहीं है। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही काम बनेगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है, आपको कुछ हेल्प मिल रही है ये क्वेश्चन करके, आपकी प्रैक्टिस हो पा रही है, तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर सही नहीं लग रहा है आपको, भाई मैं देखो रिकॉर्डिंग है ना मोबाइल से ही कर रहा हूँ मैं, है ना, मेरे पास लैपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो मैं लैपटॉप से नहीं कर पा रहा, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। अगर आपको सही लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई फालतू ही है, मतलब कि कोई ज़्यादा आपके काम नहीं आ रहा है, तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।